बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम इंग्लिश के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके रिसेंट में जो एग्जाम्स हैं इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दिया था। इस पार्ट नंबर 1 में हमने आपका रीडिंग वाला सेक्शन यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन नंबर बी यानी कि राइटिंग वाला सेक्शन इसे कंप्लीट समझ लिया था। अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में आ जाएगा, यहाँ से देख लेना। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 में हम सेक्शन नंबर सी को कंप्लीट समझ लेंगे यानी कि लिटरेचर वाले पार्ट को। और ये पार्ट आपका आता है 40 मार्क्स का, यानी कि आधा पेपर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है। सेक्शन नंबर ए यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। इवन सेक्शन ए तो समझाया ही है, साथ ही साथ जो आपका सेक्शन नंबर बी था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जिसमें आपको कुछ नोटिस लिखना था, ठीक है, और कुछ तो आपको यहाँ पे जॉब लेटर लिखना था, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। और साथ ही साथ आपको एक आर्टिकल भी लिखना था, आर्टिकल था ना, हाँ आर्टिकल, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन नंबर सी यानी कि लिटरेचर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट एनीवन ए एंड बी एक्सट्रैक्ट। बेसिकली दो एक्सट्रैक्ट मिलेंगे पोएम से संबंधित, ए और बी। देख सकते हो ए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और बी यहाँ पे हमें नीचे मिल जाएगा, ये रहा। तो हमें इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है, यानी कि इस बार आपके लिए चॉइस जो है वो बहुत अच्छी इस बार मिल रही है। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का अलग अलग, और पहला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों ही प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपकी पोयम है, मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है आपका पोयम से लिया गया है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इस वाली पोयम। अब हम समझते हैं इसके क्वेश्चन के और इसके आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बेसिकली इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, जिसमें सबसे पहला ये है द पोयम। पोयम का नाम क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये दोनों हो गए। सी और डी तो वैसे ही आउट ऑफ बाहर हो गए, आउट ऑफ ऑप्शन हो गए। इज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। एंड द रिदम स्कीम इज रिक्वायर्ड इज द कोटेड लाइंस ए ए बी बी सी सी, इस तरीके से। यानी कि इस संबंध में क्या कहेंगे? द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन केट्स एंड द राइम स्कीम ऑफ द जॉन कोट लाइन इज ए ए बी बी सी, इस तरह से ए राइट हो जाएगा। सेकंड देखिए, लिस्ट द थिंग दैट केज सफरिंग एंड पेन। दैट मीन्स उन चीजों की सूची बनाइए जो कि दुख और दर्द का कारण बनते हैं। तो सबसे पहला है डार्क फेसेस ऑफ आवर लाइफ। दैट मीन्स हमारे जीवन के कुछ काले चरण होते हैं, कुछ खराब परिस्थितियां होती हैं, वो होते हैं। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल होती है, हमारे लिए सही नहीं है, और हमारे कुछ उदास के दिन, ये सभी क्या होते हैं, इनकी वजह से हम दुखी होते रहते हैं और हमेशा दर्द झेलते रहते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड में पूछा गया है द बेनिफिट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ह्यूमंस इंक्लूड। बेसिकली क्या बताना है, मनुष्य के लिए सौंदर्य की वस्तु इनमें से कौन से लाभ के लिए सही होती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हेल्दी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड है काल्म माइंड, यानी कि माइंड को शांत रखने के लिए, ये भी ठीक है। एंड होप टू कैरी ऑन, ये तीन ठीक है। तो इस संबंध में हमने क्या देखा? पहला, दूसरा और पांचवा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये सी वाला, ये यहाँ पे हो जाएगा राइट। ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 है क्वाइट ब्रीथिंग सिग्निफाई द सेंस ऑफ। ये जो क्वाइट ब्रीथिंग है ये किस तरीके से यहाँ पे इसको सिग्निफाइज करती है? बेसिकली शांत श्वास किस तरीके से इसको दर्शाती है? तो वो दर्शाती है बेसिकली पीस एंड सिंसियरिटी को। ठीक है, पीस एंड सिंसियरिटी, दैट मीन्स कि एक सेकेंड, 2 पॉइंट, हाँ, पीस एंड सिंसियरिटी यानी कि शांति और सदाचारिता, इस तरीके से इसको दर्शाता है क्वाइट ब्रीथिंग। ठीक। पांचवा देखिए क्या है, आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में आंसर लिखना है। व्हेन द पोएट से दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। दैट मींस कि उदाहरण के आधार पे ये बताओ कि, एक सेकेंड,
हाँ, जब कभी ये कहता है कि सुंदरता की वस्तु कभी शून्य नहीं हो सकती है, कभी एंड नहीं हो सकती है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब एक वर्ड में लिखना है तो हम लिखेंगे इमोर्टल, यानी कि ये अमर है, एवरलास्टिंग, इसका अंत नहीं है, ये चिर स्थायी है, इटर्नल है, शाश्वत है, अनडाइंग है, ये मर नहीं सकती है, ये अमर है। इस तरीके से इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट लिख दोगे। आगे आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चॉइस द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन यू। पहली क्या स्टेटमेंट है? वी आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स, ओके, दैट इज राइट। सेकंड है, ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस जॉय। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि हम खूबसूरत जो चीजें हैं उनसे घिरे हुए हैं, सुंदर वस्तु हमें आनंद लेने में मदद करती है। तो इस संबंध में देखो, जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा कि दूसरा वाला, ठीक है ना। एक सेकेंड, छठा क्वेश्चन है और इस संबंध में, यानी कि इस पैसेज में से जो यहाँ पे लिया गया उस संबंध में हमारा पहला तो ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तो हम क्या कहेंगे? बी, टू कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट वन कैन नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहले क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, इसका ए वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से लिया गया था, एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन। अब इसी संबंध में आगे जाता है हमारा पार्ट नंबर बी। चलिए पार्ट बी को देख सकते हैं। ये बेसिकली जो आपकी पोएम है माई मदर एट 66, इससे लिया गया है। अब इस संबंध में कैसे कैसे क्वेश्चन है उसे समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम माई मदर एट 66। सभी को पता है क्या नाम है पोएट का? कमला दास। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड पोएट कमला दास कॉल द ट्री इज स्प्रिंटिंग? दैट मीन्स जो कमला दास पोएम है, पोएट है, वो क्यों कहते हैं कि पेड़ दौड़ रहे हैं? तो वो ये कहते हैं क्योंकि उन्हें वो दौड़ते हुए लग रहे थे, दे सीम्ड टू बी रनिंग, जब वो अपनी माँ के साथ में कार में जाती है तब। तीसरा, व्हाट इज द फेमिलियर एज? यानी कि एक ऐसा दर्द जिससे वो परिचित था, वो क्या था? वो था हर चाइल्डहुड फियर फॉर लूजिंग हर मदर, कि उसके बचपन का एक ऐसा डर था जो कि उसको माँ को खो देने का डर था, वो उसके लिए एक परिचित दर्द था, ठीक है। चौथा, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ये जो वर्ड है स्माइल स्माइल स्माइल, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, किस अलंकार का यहाँ पे एग्जाम्पल है? बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है वो किस चीज का है? वो है रिपीटेशन का, क्योंकि स्माइल स्माइल एंड स्माइल बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रिपीटेशन। पांचवा देखिए, व्हाई डिड द पोएट कीप स्माइलिंग? यानी कि जो पोएट है वो क्यों मुस्कुरा रहा है? तो वो इसलिए मुस्कुरा रहा है ड्यू टू हर इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर सैड, यानी कि वो अपने दुखों को व्यक्त करने में असमर्थ है। इस संबंध में वो मुस्कुरा रहा है कि मैं दुख को तो व्यक्त कर नहीं सकता, तो स्माइल ही कर लेता हूं। उसके बाद नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टैंजा, तो उसका नाम है स्माइल, ठीक है। ये पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किया गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला भी पार्ट। ए हमने यहाँ पे देख लिया था, उसके बाद बी हमने ये देख लिया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है, विस्तास वाली किताब से, द टाइगर किंग। द टाइगर किंग। अब इससे संबंधित एक मार्क्स के टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाने। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इज, यानी कि क्या उसका यहाँ पे टोन था, कैसा टोन, लेखक का स्वर, जब वो कहते हैं कि यह सभी बाघों के लिए उत्सव का समय था, तो वो क्या यहाँ पे टोन है? तो ये टोन है सार्कास्टिक, यानी कि एक व्यंग्य टोन है शासकों के प्रति। दूसरा देखिए, पिक द पेयर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाना है कि कौन कौन से यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो ट्रू हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो ये है, एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले इसमें देखिए जो सही है मैं आपको सीधा वही बताऊंगा। इसमें दूसरा ठीक है हमारा, द महाराजा वास एक्सट्रीमली करेजियस एंड फियरलेस, यानी कि जो महाराजा था वो अत्यंत साहसी एवं निडर वाला व्यक्ति था। उसके बाद और जो इसमें और सही है वो तीसरा है, द महाराजा पेड नो हीड टू मैटर्स रिलेटेड टू हिज किंगडम, कि महाराजा ने अपने राज्य से संबंधित मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया था,
सिर्फ और सिर्फ वो किस पर, जो बाघ थे उसको मारने पे ध्यान देना। तो दो ही इसमें ठीक है हमारे। और इस संबंध में हम क्या देखेंगे, इस संबंध में हमारा जो दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन वी अंडरलाइन वर्ड नॉट बी रिप्लेस्ड विद क्या है, प्रोक्लेमेशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में ये रेखांकित किया जाता है कि शब्द में उद्घोषण शब्द से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ऐसा शब्द है, तो वो शब्द है थर्ड वाला, द कम्युनिक मेड बाय द ऑफिशियल हैड अ डिस्टर्स इफेक्ट, दैट मीन्स कि अधिकारी के द्वारा की गई विज्ञापित का विनाशकारी प्रभाव पड़ना। ये सभी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे आंसर था, इजीली आप समझ गए। चौथा यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन है, पिक द स्टेटमेंट दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ स्टेयर फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में टाइगर किंग से ऐसा कौन सा यहाँ पे एग्जांपल है जो इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, मतलब तीन ऐसे हैं जो लिए गए हैं, एक ऐसा है जो उसमें से नहीं है। तो कौन सा है भाई, तो इसमें से जो नहीं है वो ये है चौथा वाला, द टाइगर किंग सेलिब्रेट्स हिज ट्रम्फ बट रीडर्स आर्टिकल हिज डोम, यानी कि राजा अपनी जीत का जश्न मनाता है लेकिन पाठक उसके विनाश का अनुमान लगाते हैं। ये एग्जाम्पल सही नहीं है उसके लिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट के संबंध में, इस चैप्टर के संबंध में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे। ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी डाउट होगी, दोबारा से आपको समझा देता हूँ। देखो, आपको इस कथन में बेसिकली ये समझाना है कि किस विकल्प में ये जो एक शब्द है जिसका नाम है प्रोक्लेमेशन, इसके संबंध में यहाँ पे बताया गया। अब प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषण। ठीक है, हिंदी में अगर हम कहें तो ये होता है सी, यानी कि अधिकारी के द्वारा जब भी कोई विज्ञापित का विनाशकारी प्रभाव पड़ना, यानी कि अधिकारी के द्वारा बेसिकली जो विज्ञापित होते हैं, एडवर्टाइजर होते हैं, वो सभी उन सभी के द्वारा जब किसी विनाश का प्रभाव पड़ता है वो होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए हो गया 4 मार्क्स में। पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी लिया गया है जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ से। कैसे कैसे क्वेश्चंस है इस संबंध में देखिए। सबसे पहला है, कंप्लीट द स्टेटमेंट अप्रिशिएट विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है, द राइटर्स रेफर्स टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज एस्पायरिंग बिकॉज, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इस कथन को पूरा करना है कि लेखक शैक्षणिक अवसरों को प्रेरक के रूप में संदर्भित करता है। क्यों करता है? क्योंकि these educational opportunities would motivate them to work towards the good of the planet, allow them to observe firsthand that the planet needs to be respected, nurtured rather than abused। यानी कि लेखक शैक्षिक अवसरों को प्रेरित करने के रूप में कि इसे क्यों संदर्भित करता है, तो कई कारणों की वजह से करता है। यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक है, ये पहला कारण है कि शैक्षिक अवसर उनके द्वारा उनके गृह की भलाई के लिए काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उस गृह को देखने की उसके गृह को समझने की अनुमति देते हैं। साथ ही साथ गृह के दुरुपयोग को बचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इवन उसे क्या, गृह को प्राकृतिक तौर पे सुरक्षा प्रदान करते हैं, ना कि उसको खत्म करते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई एक लिखना है आपको, ज्यादा नहीं, मैंने तीनों बताए हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। इसमें से कौन सा एक जीवन को बदलने वाला एक्सपीरियंस नहीं था? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्लेइंग इन वीडियो गेम, ये नहीं हो सकता है क्योंकि आप वीडियो गेम खेल रहे हो, तो क्या ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है? नहीं। बीइंग गिवन अ लीड ऑफ रोल इन अ प्ले, इस जंग में आपको एक अहम रोल दिया जाए तो भी कर सकते हो। गोइंग ऑन एडवेंचर ट्रिप, मीटिंग अ ग्रेट लीडर और एडमायर, ये सभी हो सकते हैं। बट प्लेइंग वीडियो गेम इज कैन नॉट बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। थर्ड, select the most suitable title for this given extract। तो क्या हो सकता है एक अच्छा सा टाइटल इस एक्सट्रैक्ट के लिए? इसके लिए सही टाइटल होगा मेरे हिसाब से, आंसर के हिसाब से भी, एडवेंचर विद अ मिशन। दैट मींस कि एडवेंचर ट्रिप पर जाना। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर रेफर टू एक्ट एज सम इंपॉर्टेंट देन ऑब्जर्व और लर्न। बेसिकली यहाँ पे ये बताना है हमें, कहाँ गया, हाँ, लेखक जो है
वो अवशोषित या फिर सीखने की अपेक्षा कार्य को अधिक महत्वपूर्ण क्यों बताते हैं, यानी कि आप सीखते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कार्य क्या करते हो। बिकॉज आंसर लिखेंगे बिकॉज द राइट नॉलेज और इंक्लेशन, दैट मीन्स क्योंकि सही ज्ञान का झुकाव या समझ होना सिर्फ आधा काम है। Understanding in just half of the job done, it fails to have an impact, still it is applied, practiced, put to use in our action. That means हमारे पास जो भी ज्ञान है, उसका झुकाव, उसकी समझ, वो सिर्फ आधा काम है। जब तक हम उसे लागू नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते हैं और उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, उस नॉलेज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इसका पार्ट नंबर बी कंप्लीट, द जर्नी एंड ऑफ द अर्थ के संबंध में। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो है वो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसके चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर है द लास्ट लेसन, पार्ट है ए। ठीक है, आप इसे चाहो तो इजीली पढ़ लो, एक एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। Why does the narrator refer to M. Hamel as poor man? यानी कि M. Hamel को कथाकार क्यों गरीब आदमी कहते हैं? तो वो इसलिए कहते हैं he feels sorry for M. Hamel as it was his felt French lesson. That means वह M. Hamel के लिए खुद को एक खेद संबंध में एक अपने आप को सॉरी कहता हुआ महसूस करता है, क्योंकि वह उसको एक आखिरी फ्रेंच पाठक के रूप में देखता है। दूसरा, which of the following idioms might describe the villagers act attending the last lesson most accurately? That means कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुहावरा है जो अंतिम पाठ में भाग लेने के लिए, अंतिम समय में भाग लेने के लिए ग्रामीणों के कार्य को सबसे सटीक यहाँ पे वर्णित करता है? वो ये है, टू लिटिल टू लेट, यानी कि बहुत ही छोटा और बहुत ही देरी से। तो ये बहुत ही छोटा, बहुत ही देरी से मतलब यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज जब यहाँ पे पूरी तरीके से बैन होने जा रही थी फ्रेंच में, तब वहां पे ये लोग अपनी भाषा को, मातृभाषा को समझने के लिए आए थे, इंपॉर्टेंस देने के लिए आए थे। ठीक है, तीसरा है व्हाई वाज फ्रेंच क्या है रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, यानी कि फ्रेंच स्कूल जाने के लिए अनुचित क्यों हो रहा था, वो क्यों नहीं जाना चाहता था स्कूल? तो आप सभी को पता है वो इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके फ्रांसीसी शिक्षक ने कहा था कि क्वेटेनियो से पेरिसिपिल्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही सारे नियम वगैरह तैयार किए थे इस संबंध में, उसने ना ही तो कुछ किया था इसीलिए। तो हिज फ्रेंच टीचर सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ही हैड नो प्रिपेयर्ड, उसने कोई इसके बारे में तैयारी नहीं की थी। होलैंड एंड रूल्स अबाउट पार्टिसिपेंट, उन्हें जो क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे, एमएमएल पूछने वाले थे, उस संबंध में उसने कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। चौथा, चॉइस द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एमएमएल फेथफुल सर्विस। दैट मींस वह विकल्प चुने जो एम हैमल की वफादार सेवा के बारे में प्रश्न खड़ा कर सकता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो ये है कि एम हैमल often sent student to water his flowers and gave a holiday when he wanted go to fishing. ये एक क्वेश्चन खड़ा कर सकता है एम हैमल के कैरेक्टर पे। क्या खड़ा कर सकता है क्वेश्चन? कि एम हैमल वफादार सेवा के बारे में प्रश्न ये हो सकता है कि एम हैमल अक्सर छात्रों को अपने स्कूल से पानी देने के लिए भेजते थे और वह मछली पकड़ने जाना चाहते थे तो छुट्टी दे देते थे। ये एक क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा देखिए, फ्रेंच वाज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन इजीली बिकॉज ही वाज, यानी कि फ्रेंच जो था वो व्याकरण के पाठ को आसानी से समझ लेता था। क्यों? क्योंकि ही रिस्पेक्टिव, दैट मीन्स क्योंकि वो ग्रहणशील था। क्या है ये? बेसिकली रिस्पेक्टिव अलग होता है, रिसेप्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ग्रहणशील, जो भी किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज को ग्रहण करता है। छठा देखिए, which of the following can we attribute to M. Hamel's declaration about the French language? That means निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी भाषा के बारे में एम हैमल की घोषणा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो वो कौन सा है? पैट्रियोटिक मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स देशभक्ति के आवर्धन के बारे में। तो ये थे द लास्ट लेसन
चैप्टर से संबंधित आईएमपी क्वेश्चंस, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 8। अब सेकंड यहाँ पे आ जाता है सेकंड चैप्टर, जो कि है लोस्ट स्प्रिंग से संबंधित। ये पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इसीलिए आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हो। सीधा हम इसका क्वेश्चन आंसर की यहाँ पे बात करेंगे। और बात करें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की, तो इस संबंध में हमारा जो सबसे हट जा भाई, हाँ ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। द स्माइल ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्टेट्स इंडिकेट्स दैट हिज ड्रीम वॉज। इसका मतलब क्या है भाई, बहुत सारे इसमें कठिन वर्ड यूज कर लिए यार। देखो बेसिकली उपमा यानी कि एक ये जो अलंकार होता है इस संबंध में, सपना लड़कों की धूल के बीच मृग तृष्णा की तरह क्यों करके इंगित करता है। दैट मीन्स हम जो सपने देखते हैं वो हमारे लिए मृग तृष्णा यानी कि हम सोचते रहते हैं हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें फिर भी पहचान नहीं पाते। तो ये संबंध में क्या है, तो ये बेसिकली सपने जो है वो इल्यूशरी होते हैं एंड इंडिस्टिंक्टिव होते हैं, यानी कि भ्रामक होते हैं और ये अस्पष्ट नहीं होते हैं, कभी सच होने वाले नहीं होते हैं। और वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें तुम आंख बंद करके देखते हो, सपने वो होते हैं जिन्हें तुम हैं सो नहीं सकते उनको देखने के बाद, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। दिस सेंटेंस हाइलाइटेड मुकेश वास। दैट मींस सीधे मेरी आंखों में देखते हुए वह जवाब देता है मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। इस वाक्य पर प्रकाश डालिए कि मुकेश इस संबंध में क्या था। तो मुकेश एक डिटरमाइंड एंड एम्बिशियस बंदा था, यानी कि वो एक दृढ़ निश्चयी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजा वार्स इन इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स इंडिकेट्स दैट। दैट मींस ये फिरोजाबाद में हर एक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ था। ये क्या दर्शाता है, तो वो ये दर्शाता है कि मैनी ऑफ द पॉपुलेशन या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व्ड इन बैंगल मेकिंग। चूड़ी बनाने के लिए मुख्यतः फिरोजाबाद के ज्यादातर लोग उसमें काम करा करते। चौथा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि उद्धरण के संबंध में जो पैसेज दिया गया उस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन जो है वो ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद हैज इमर्ज्ड एज ए नेस्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ बेंगल्स इन कंट्री। यानी कि फिरोजाबाद देश में चूड़ियों के एक नवजात उत्पादक के रूप में उभरा था। ये ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाँ पांचवा देखिए। फ्रॉम दिस चैप्टर इट इज एविडेंट दैट द ऑथर हैज एन एट्रीब्यूट ऑफ। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली जो लेखक है उसका दृष्टिकोण कैसा है, तो लेखक का दृष्टिकोण यहाँ पे दर्शाया गया सिंपैथी वाला, सिंपैथेटिक, यानी कि एक सहानुभूति रखने वाला एक नजरिया यहाँ पे दर्शाया गया है। इस संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चॉइस द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रैग पीगर्स इन सीमापुरी। है सीमापुरी के रैग पीगर्स के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन भी आता है क्या। चलिए देखिए आंसर देखते हैं। बेसिकली तो वो ये था ऑप्शन नंबर बी, द रैग पिकर्स सेटल्ड डाउन इन अ प्लेस परमानेंटली। दैट मींस कि जो रैग पिकर्स हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कचरा बनाने वाले स्थायी रूप से एक स्थान पर बस जाते थे। ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे इजीली इस तरीके से इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन के आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन थे हमारे, एक एक मार्क्स इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में बेसिकली देखिए क्या है यहाँ पे, इसमें हमसे 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द आयरनी इन दी नेम साहेब आलम। साहेब आलम के नाम में क्या आयरनी है, क्या यहाँ पे जो व्यंग्य है वो आपको दर्शाना है। व्यंग्य नहीं, बेसिकली विडंबना है, वो आपको समझाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। देखिए साहेब आलम मीन्स अ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि साहेब आलम का यहाँ पे मुख्य मतलब था ब्रह्मांड का भगवान। बट साहेब वाज ऑब्लिवियस ऑफ व्हाट इज मीट, यानी कि वो उससे ठीक विपरीत था, उससे बेखबर था। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट हिज नेम इज क्या है, रिप्रेजेंटेड
he roamed the streets with his friends. An army of red-footed boys going in the garbage heaps and to make both ends meet. That means कि अपने नाम का प्रतिनिधित्व करने के विपरीत वह अपने दोस्तों के साथ में, लड़कों के साथ में घूमता रहता, नंगे पांव लड़कों के साथ एक साथ इधर से उधर घूमता रहता था, ठीक है। और वही धीरे धीरे करके कचड़े में छानबीन करता रहता था और इसी तरीके से वो अपने अंत की तरफ बढ़ता गया। ये है इसकी एक विडंबना। हालांकि उसके नाम का यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट वो एक कूड़े में व्यवस्थित हो चुका है, ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, व्हाट वर द विलेजर्स, सॉरी व्हाट नहीं है, व्हाई है, तो व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग हियर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, यानी कि सभी जो विलेजर्स थे वो क्लासरूम में पीछे की साइड क्यों बैठे थे भाई? तो वो इसलिए बैठे थे, द विलेजर्स, ओल्ड हाउसर्स, पोस्टमास्टर एंड सिविलियन अदर्स वर देयर इन द क्लासरूम, यानी कि केवल गांव के लोग ही नहीं बल्कि ओल्ड हाउसर, पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग कक्षा में बैठे हुए थे, बिकॉज इट वाज द वे टू शोइंग रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड टेकिंग एंड थैंकिंग एम हैमल फॉर हिज 40 years to faithful service, they to feel sorry that they had not be school. That means वो सभी वहां पे इसलिए बैठे थे क्योंकि वे अपने देश के प्रति, अपने देश की भाषा के प्रति सम्मान दिखाने और एम हेमल को उनके 40 वर्षों की इस तपस्या के बारे में, उनकी वफादारी की सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे स्कूल नहीं गए कभी इस संबंध में, और इसीलिए वो सभी यहाँ पे बैठे हुए थे अपनी मातृभाषा, अपने देश की मातृभाषा को इंपॉर्टेंस देने के लिए, ठीक है। फिर आता है सी वाला, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू द इन पोएम, राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कीपिंग क्वाइट। दैट मीन्स हमें क्या समझाना है, हमें ये समझाना है कि कवि ने कविता में किस दुख का उल्लेख किया है। तो कीपिंग क्वाइट के संबंध में मैं बताना कि कौन सा दुख यहाँ पे बताया गया है। तो दुख बेसिकली इतना होता है कि द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम इज द डिजेक्शन ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। दैट मीन्स कि कवि ने कविता में जिस दुख को उल्लेख किया वो ये है कि हम स्वयं को समझ ही नहीं पाते हैं, हम स्वयं को अगर समझ नहीं पाते तो हम उदास होते हैं इस संबंध में। वी आर स्टक इन द रेस ऑफ लाइफ एंड डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट योर इमोशनल नीड्स। दैट मीन्स कि हम जीवन की इस दौड़ में फंस चुके हैं और हम अपनी भावनाओं को समझने के बारे में, सोचने के बारे में हमारे पास समय नहीं है। वी टेंड टू pursue our mental satisfaction and thus become gloomy and lonely. That means हम अपनी मानसिक संतुष्टि को भूल जाते हैं और इस तरह उदास और एकांकी हो जाते हैं। ये सभी एक यहाँ पे क्या दर्शाया गया, बेसिकली ये दर्शाता है इसके सैडनेस को, ठीक है, कीपिंग क्वाइट के बारे में। चौथा क्वेश्चन, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड, या फिर बिल्ड कह सकते हो, बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी कि डगलस को उसे कैसे स्विमर बनाया एक इंस्ट्रक्टर, ये बताना है। तो बेसिकली देखो, ये वैसे तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, लेकिन 2 में पूछा गया तो छोटा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर, बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस है, इसका मतलब क्या है, अच्छा मतलब कि धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े टुकड़ों में, बेसिकली टुकड़ों का मतलब ये मत समझ लेना कि डगलस के टुकड़े करके, नहीं, थोड़े थोड़े पार्ट में उसकी ट्रेनिंग को बांट के। फॉर 3 months, but 3 months he held him high on a rope attached to his bed. That means कि वो पहले 3 महीने तक उसने उसे अपनी बेड से जुड़ी रस्सी पर ऊंचा रखे रहता था। डगलस practiced moving back and forth across the pool. वो क्या करता था डगलस, पूरे पुल में आगे और पीछे घूमता रहता था उस बेल्ट के बंधे हुए के माध्यम से। Then he was taught to put his face under water and exhale, then he rise, nose and inhale. That means कि डगलस जो था, फिर उसे ये सिखाया गया कि वो अपने चेहरे को पानी में नीचे रखे और सांस छोड़े और फिर उसे नाक उठाए और ऊपर सांस ले। Then next the instructor told him to kick with his legs, यानी कि उन्होंने बताया कि अपने पैरों को पीछे से धक्का मारो,
फाइनली हिज लेग्स रिलैक्स्ड एंड ही कुड कमांड ओवर देम, यानी कि उसके पैर शांत हुए और वो अपने पैरों से कमांड लेने लगा और धीरे धीरे करके वो तैरना शुरू हो गया। पहले बेल्ट से करता था, फिर उसने अपने पैर हाथ जो मुंह था उसको जो है पानी में डाला, उसकी प्रैक्टिस की और उसके बाद फिर फाइनली पैरों को चलाना सीख गया। इस तरीके से एक इंस्ट्रक्टर ने उसे स्विमर बना दिया। ठीक है ना, आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे बेसिकली जो है क्वेश्चन नंबर ई। अब ई में क्या था, वाई इज द पोएट्स मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। दैट मीन्स कि पोएट जो है वो अपनी माँ की कल्पना एक जो सर्दियों के चांद वाला होता है उसके संबंध में क्यों करता है, विंटर के मून के संबंध में। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली सबसे पहला यहाँ पे है द पोएट्स मदर हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून बिकॉज, यानी कि कवि ने अपनी माँ की तुलना सर्दियों में देश जो चांद आता है उसके संबंध में की, क्योंकि विंटर लाइक ओल्ड एज, यानी कि जैसे विंटर होता है वो ओल्ड एज की तरह लगता है, इज अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, बिना किसी ऊर्जा के। विंटर रिमेन्स अस अबाउट द अप्रोचिंग एंड ऑफ द ईयर, विंटर में बताता है कि हमारे इस साल का अंत होने वाला है। ओल्ड एज रिमेन्स अस अबाउट द अप्रोचिंग एंड ऑफ ह्यूमंस, उसी तरीके से जो ओल्ड एज होती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो हमारे एंड की तरफ, ह्यूमंस की लाइफ की तरफ यानी कि डेथ की तरफ बढ़ती जाती है। इन ओल्ड एज अ मैन ग्रोज पेल लाइक दैट जस्ट द मून इन द लेट विंटर्स लुक पेल वाइट। दैट मीन सिंपल सा ये बताना है कि जैसे बुढ़ापे की तरह निष्क्रियता का समय आता जाता है, सर्दी के समय में सर्दी का जो समय है लेट विंटर जब आता है तो हमें पता चलता है कि हाँ अब साल का अंत होने वाला है। इसी तरीके से बुढ़ापे में जब वो हमारी एज बढ़ती है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का अंत का टाइम आ चुका है। ठीक है, वृद्धावस्था में मनुष्य का जो शरीर है वो थोड़ा थोड़ा सा पीला पड़ने लगता है, सूखा सूखा पड़ने लगता है, ठीक जैसे कि शीतकालीन का चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। उसके बाद आ जाता है एफ, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलमॉन्शन इन्विटेशन, यानी कि एडला को जो पैडलर है वो एडला का इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, इस संबंध में आपको इसका आंसर लिखना है। एडला को क्या स्वीकार किया विलमेंशन का निम्न, यानी कि एडला ने विल ये जो क्या नाम था इसका, विल मेंशन, इसका एक सेकेंड, इसका यानी कि सिंपल क्या बताना है कि व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल मेंशंस इनविटेशन, यानी कि विल मेंशन के इनविटेशन। तो सिंपल सा आंसर लिखेंगे एडला स्टार्टेड सिंपैथेटिक, एक सेकेंड, हाँ, एडला स्टार्ट बाय sympathizing with the vagabond that he was going through a hard time. That means उसने ये कहा कि एडला ने अपने बारे में कहा कि अभी जो है मेरा काफी टफ समय चल रहा है और मैं अभी एक ऐसे दौर से गुजर रही हूँ जो मेरे लिए कठिन समय है। She was compassionate and benevolent. That means वो दयालु और काफी ज्यादा परोपकारी थी। कौन? एडला। Her manner was friendly that he vagabond felt confident, यानी कि उनका जो तरीका था वो काफी दोस्ताना था, इसीलिए उसके अंदर आत्मविश्वास काफी ज्यादा रहता था। She insisted that he could leave at his will, है leave at his will, ये कैसे हो सकता है, दोबारा पढ़ने दो। She insisted that he could leave at his will after spending Christmas with them because of her friendly request that पेडलर accept the invitation। हाँ ठीक है, बेसिकली पेडलर का जो एडला का इनविटेशन था वो पेडलर ने क्यों स्वीकार किया ये बताना था। तो इस संबंध में हमने क्या लिख दिया कि वो एडला जो वो जो देकर कहती है कि क्रिसमस के साथ उसका दिन बिताने का जो टाइम था वो अब जा सकता है पेडलर, उसके दोस्ताना अनुरोध के कारण, एडला के दोस्ताना अनुरोध के कारण पेडलर ने उसका अगले साल का निमंत्रण जो था, एडला कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मेरा टाइम गुजरा आज का, तो मैं चाहती हूँ कि आप अगले टाइम पे भी आए ऐसी क्रिसमस पे। तो पेडलर जो है उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 के, ये ही सारे के सारे 5। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 मार्क्स के बेसिकली यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन है विस्तार वाली किताब से। पहला क्वेश्चन है टेक केयर, आपको 3 में से 2 करने, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल टेक केयर देमसेल्व्स। का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है छोटी छोटी बातों का ख्याल रखो, बड़ी चीजें खुद समझ जाएंगी।
इस कथन का आपको महत्व समझाना है कि छोटे छोटे बातों का आपको ख्याल रखना है, बड़ी चीजें अपने आप समझ। तो देखिए पहला है ए, अंटार्कटिका है सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक्स इन बायोडाइवर्सिटी। अंटार्कटिका एक सरल पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता फैली हुई है। लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि पर्यावरण में यदि छोटा सा बदलाव होता है तो उसके कई ज्यादा हानिकारक परिणाम वहां पे देखे जा सकते हैं। एवरी स्मॉल सिंगल स्टेम प्लांट, ये क्या है, हाँ भाई तो क्या है ये, बहुत खतरनाक शब्द लिख रखा है यार इन्होंने। nourishes and sustains their entire food chain of southern ocean। That means कि हर एक छोटा, एक तना, एक छोटे से तने वाला पौधा भी जो है वो फाइलो प्लांटिंकन दक्षिणी महासागर के पूर्ण खाद्य श्रृंखला को पोषण और को खाना वगैरह देता है, इस संबंध में है। दिस ग्रासेस, यहाँ की जो घास है, टू शी सोलर एनर्जी टू ऑब्जर्व कार्बन, यानी कि ये यहाँ की जो घास है वो विभिन्न यौगिक संश्लेषण को ऑब्जर्व करती है। Then they क्या है, synthesize various organic क्या ये कंपाउंड्स। दैट मीन्स कि विभिन्न कार्बनिक जो यौगिक हैं उनका संश्लेषण कर लेती है। समुद्र में पाई जाने वाली जो घास है वो कार्बनिक अवशोषण करके सौर ऊर्जा बना देती है। साथ ही साथ फूड रिएक्शन से हम छोटी छोटी जो बातें हैं उनका ध्यान रखें, इससे हम इजीली कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल सा आंसर आप ऐसे लिख दोगे कि यदि छोटा सा चेंज होता है तो उसकी वजह से अंटार्कटिका के इकोसिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होता है, बहुत सारे परिणाम निकल के आते हैं। इवन छोटा सा चेंज भी जो साउथर्न ओशन या दक्षिणी महासागर है उसमें बदलाव ला सकता है। वहाँ की जो हरियाली है वो बेसिकली वहाँ पे एनर्जी को बनाने में मदद करती है। और भी कुछ पॉइंट है, इजीली लिख लोगे, ठीक है, सिंपल सा आंसर। बी है हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई द 100 टाइगर फंड, यानी कि वो किस तरीके से, कैसे और क्यों चौथा टाइगर जो है वो 100वें बाघ का सम्मान कैसे और क्यों किया गया। सम्मान का मतलब क्या है, यानी कि उसे वो मरा नहीं था तो इसीलिए राजा की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में उसका सम्मान हुआ। तो कैसे हुआ था, देखिए, किंग हैड ऑर्डर दैट द 100 टाइगर शुड बी brought in city with a procession and a tomb should be built over its mortal remains। That means यहाँ पे ये बताया गया कि राजा ने आदेश दिया कि 100वें बाघ को जुलूस के साथ शहर में लाया जाए और उसके साथ उसके नश्वर अवशेषों पर एक मकबरा बनाया जाए। यह उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य 100वें बाघ की इस हत्या की स्मृति में रहेगा। And then it was to commercial king of the tiger his sole motivate of life, ये तो ठीक हो गया। After killing the 100 tiger of the 100 tiger, the 100th tiger, the king was very much relieved and had of sense of achievement। यानी कि 100वें बाघ को मारने के बाद राजा को बहुत ज्यादा राहत मिलती कि मैंने अब अपने काल को मार दिया गया है और उसे इस उपलब्धि का एहसास होता है कि अब मेरी जान नहीं जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड ही विश टू एस्केप टू ग्लेसवर्ड, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट द थर्ड लेवल। दैट मींस यहाँ पे क्या समझाना है कि ग्लेसवर्ड क्यों भागना चाहता था। ठीक है, क्यों है, हाँ, इस संबंध में थर्ड लेवल के संबंध में हमें इसे समझाना है। बेसिकली देखो, he wished to escape to Glesworth because it was wonderful town with big houses। यानी कि ये जो ग्लेसवर्ग है ये बहुत ही अच्छा एक टाउन था, बहुत ही अद्भुत शहर था जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े घर हुआ करते थे, लॉन्स थे, प्लेंटी ऑफ ट्रीज थे, बहुत सारे बड़े बड़े जो ट्रीज होते उनके प्रकार थे। द समर इवनिंग्स वर ट्वाइस आर लॉन्ग एंड पीपल हैड लोड्स ऑफ leisure time to sweat on the lawns। It was a peaceful world, यानी कि ये पूरा का पूरा शांति स्वच्छ वाला एक शहर हुआ करता है, सिंपल सा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के 9 तो 5 क्वेश्चन वाला था, ये 10वां है, तो तीनों ही क्वेश्चन इजीली आप लिख दोगे, 2-2 मार्क्स के आएंगे। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। बेसिकली 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। तो ए एंड बी दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय गांधी जी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस इन द विलेजेस ऑफ चंपारण। दैट मींस चंपारण के गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन की जो समस्या थी
उसके समाधान के लिए गांधी जी ने क्या क्या कदम उठाए थे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है, गांधी जी नेवर रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस ओनली, यानी कि वह गांधी जी ने कभी को केवल राजनीतिक या आर्थिक समाधान तक सीमित नहीं रखा। अच्छा ठीक है, देखिए गांधी जी ने कभी भी खुद को केवल राजनीतिक या आर्थिक समाधान तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक समाधान, सामाजिक एवं जो भी समाधान ये कर सकते थे वो सभी किए थे। तो इसमें बेसिकली आप ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बेसिकली आपको क्या करना है, इन्हें सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। मैं आपको सीधा सीधा कुछ पॉइंट यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है, आप इन्हें सेंटेंस में फॉर्म कर लीजिए। देखिए पहला क्या है कि पहला यहाँ पे ये है, he wanted to bring about some सोशियो कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वे कुछ सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन करना चाहते थे। लाइक ही अपील्ड फॉर टीचर्स, यानी कि उन्होंने शिक्षकों से ये गुहार लगाई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, यानी कि उन्होंने 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले। मेनी डिस्पेल्स ऑफ गांधीजी वॉलंटियर्ड टू टीच इन चंपारण एंड एडजॉइंग विलेजेस। दैट मीन्स कि गांधी जी ने कई शिक्षकों, गांधी जी के कई ऐसे शिक्षक थे जो शिक्षा से चंपारण और उसके आसपास के गांव में पढ़ाना शुरू उन्होंने कर दिया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ये सामाजिक कुछ चेंजेस करना चाहते थे जिसके लिए इन्होंने स्कूलों की अलग अलग क्षेत्रों में स्थापना की। इसी में कस्तूरबा गांधी टॉट आश्रम रूल्स ऑन क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी ऑफ सैनिटेशन, सॉरी कम्युनिटी सैनिटेशन। दैट मीन्स कस्तूरबा गांधी ने स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के कुछ नियम सिखाए। साथ ही साथ टू इम्प्रूव miserable to improve the miserable health conditions, Gandhiji got a doctor who volunteered to render his service for 6 months. That means कि जो दयनीय स्वास्थ्य की परिस्थितियां होती हैं, ऐसे में उनको सुधार करने के लिए डॉक्टर जी को डॉक्टर जी कह रहा हूँ, गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया जिसने स्वेच्छा से 6 महीने तक अपनी सेवाएं देने के लिए वादा किया। उसके बाद 3 medicines were made available, that is castor, quinine and sulfur ointment. That means कि 3 दवा उपलब्ध कराई गई, एक कैस्टर थी, एक क्विनाइन थी और एक सल्फर पॉइंट थी। ठीक है, पॉइंटमेंट थी बेसिकली, ये हो गया। उसके बाद चौथी अगला पॉइंट लिखेंगे, द 50 स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स वाज आल्सो नोटिस्ड बाय गांधी। दैट मीन्स महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति को गांधी जी ने देखा और इस संबंध में ही वॉज नॉट लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज अ लॉयल्टी टू ह्यूमन बींग्स। दैट मीन्स उनकी अमूर्त रूप के प्रति निष्ठा नहीं थी, बल्कि मनुष्य के प्रति निष्ठा थी। सिंपल सा बात करेंगे कि सामाजिक तौर पे क्या क्या चेंज किए हैं, तो सबसे पहले स्कूल्स वगैरह खुलवाए, डॉक्टर्स वगैरह जो थे इनकी नियुक्ति की है, साथ ही साथ महिलाओं के संबंध में उनके जो पूर्वाग्रह होते हैं इनको खत्म करने के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किए थे। और भी कुछ यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिख सकते हो जिसमें आप क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट बस आप लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द फियर्स एंड इमोशंस ऑफ डगलस एज द मेड एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग इन YMCA पोल। का मतलब ये है कि जब लेखक डगलस के डर और संभावनाओं का जो भावनाएं थी उसका लेखा जोखा दीजिए, क्योंकि उन्होंने YMCA पूल में डूबने से खुद को बचाने के प्रयास किया। सिंपल, YMCA पूल में जब ये डूब रहा होता है तो उसके क्या इमोशंस होते हैं और ये कैसे अपने आप को बचाता है, ये समझाना सिंपल सा। तो सिंपल सा मैं आपको पॉइंट पॉइंट समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि पहला है, फॉर्चुनेटली ही वाज एबल टू थिंक रैशनली। है, ये कैसा क्वेश्चन है भाई? सौभाग्य से वह तर्क संगत रूप से बचने के लिए सक्षम था, यानी कि वो अपने आप, सॉरी ये नेशनलिटी नहीं बल्कि रैशनैलिटी है, यानी कि सौभाग्य रूप से नहीं, फॉर्चुनेटली होता है सौभाग्य रूप से तो यार, और रैशनैलिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हाँ तर्क संगत रूप से। शो जब वो डूब YMCA पूल में गिर जाता है तब वो अपने तर्क के साथ में बाहर निकलता है। कैसे? तो ही प्लान्ड दैट as soon as he hit the bottom he would make it big jump, यानी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी उसने योजना बनाई कि वह नीचे से टकराएगा और वहां से एक बड़ी छलांग लगाएगा। उसके बाद he opened he would be able to come to the surface, कि उसे उम्मीद थी कि वो छलांग लगा के सीधा ऊपर तक आ जाएगा, लेकिन but his efforts weren't futile, यानी कि उसकी ये प्रयास असफल है। Panic dropped him when he realized that he had gone deep inside
9 फीट ऑफ वाटर, यानी कि अब उसे ये महसूस हुआ कि अब वह 9 फीट पानी के अंदर गहराई में चला गया है, तो वह घबरा गया। उसने ये सोचा कि कॉर्क की तरह क्या सतह पर उछलेगा वो। उसके उसने क्या किया, तकरीबन बहुत सारा ताकत लगाई और फिर से उछलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे उछल के उसे नहीं पकड़ पाता है और फिर से वह उसे नीचे जाता रहता है और नीचे और नीचे और नीचे जाता रहता है। ये पॉइंट है इसके संबंध में। फिर क्या होता है कि उसके फेफड़े में दर्द होने लगता है, उसकी आंखें अनसुनी हो जाती हैं, आंखें आंखें सूजने लगती हैं, आंखों में पानी भरने लगता है। फिर पीले पानी के द्रव्यमान ने उसे जकड़ लिया, जिससे वह भयानक दहशत में फंस गया, बहुत ज्यादा डर गया। जब सतह पर उठने के 3 प्रयास उसके ये विफल हो गए तो बेहोश हो गया। उसने एक आतंक का अनुभव किया जिससे जैसा कि कभी उसने किया ही नहीं। तो उस संबंध में ये सभी पॉइंट्स आप इजीली यहाँ से रीड आउट करके लिख दो, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इजीली आप समझ सकते हैं। आगे आ जाता है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का, दोनों पार्ट हो गए। 12 की बात करते हैं। 12 बेसिकली आपके सेकंड चैप्टर से लिया गया है, जो आपका सेकंड वाला सॉरी 12 में दोनों ही क्वेश्चन सेकंड बुक से लिए गए, बेसिकली विस्तार वाले से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक अटेम्प्ट करना है। व्हाई डू तिशानी दोषी कॉल हर ट्रिप टू अंटार्कटिका जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स यहाँ पे ये बताना है कि तिशानी दोषी ने अंटार्कटिका की अपनी जो यात्रा थी उसे पृथ्वी के अंत की यात्रा क्यों कहा है भाई। तो क्यों कहा है, यहाँ पे बी लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया है, नहीं यहाँ पे ए होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है ए वाला पार्ट, इस तरह से, ठीक है। तो देखो वो क्यों कहती हैं, वो इसलिए कहती हैं, यहाँ पे आप ये पॉइंट पहले तो आप इजीली रीड आउट करो, ठीक है। यहाँ पे ये कहती हैं कि पॉइंट आप यहाँ से इजीली पढ़ लो, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि तिशानी दोषी की यात्रा मद्रास के भूमध्य रेखा के 3.9 डिग्री के इक्वल थी, मतलब वहां से शुरू होती है बेसिकली। इसमें इनमें 9 समय क्षेत्रों, 6 जांच बिंदुओं, 3 जल निकाय और कई पारिस्थितिक क्षेत्रों को पार करना शामिल था, जिसमें बहुत सारा उन्हें एनर्जी, बहुत सारा डर वगैरह लग रहा था। साथ ही साथ उसने कार, हवाई जहाज, जहाज के संयोजन, इन सभी की बहुत बड़ी यात्राएं की थी। यानी कि ये जो पहला पॉइंट है, ये वाला, ये मैं क्या बताता, तिशानी जोशी ने किस किस तरह से यात्रा की थी। सेकेंड, महाद्वीप पार, महाद्वीप पर ये जब पहुंचती है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, तब वहां पे जब पैर रखते हैं तो उन्हें एक राहत मिलती है। साथ ही साथ एक सफेद परिदृश्य देखने को मिलता है, जहां नीले क्षितिज को देखकर भावनात्मक रूप से बदल गई, यानी कि एक सफेद परिदृश्य और नीला आसमान देखकर वो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। देन उसके बाद तीसरे पॉइंट पे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे ये बताया गया है कि अंटार्कटिका की इतनी बड़ी विशाल विशाल चीज को देखकर, उस महाद्वीप को देखकर विशालता और अलगाव, यानी कि वहां पे कोई था तो नहीं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा चकित होगी, बहुत ज्यादा एक तरीके से होता है कि अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ पर इतना बड़ा महाद्वीप पर कोई रहता ही नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए यह जानना आवश्यक था कि अंटार्कटिका और भारत का ही एक भूभाग का हिस्सा था, यानी कि अंटार्कटिका और भारत, इवन जितने भी महाद्वीप आज के समय पे हैं, वो सभी पहले एक ही महाद्वीप हुआ करते थे। तो ऐसे में इन महाद्वीपों के बेसिकली ये समझाना, ये देखना था कि भारत के संबंध में इसका क्या इंपॉर्टेंस था इस बारे में, ठीक है। आई होप आप इसे इजीली यहाँ से समझ गए होंगे। बस यही था इसका आंसर, बस ये लिख दोगे, 5 मार्क्स मिल जाए, सिंपल है। तो इसीलिए वो कहती है कि ये मेरी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इच्छा, जानकारी इंडिया के हिस्ट्री को जानने की, अर्थ के हिस्ट्री को जानने की, अंटार्कटिका की सिचुएशन, हिस्ट्री, इवन जो इन्वायरमेंट है उसकी इतिहास को समझने की यहाँ पे बातों को दर्शाया गया, सिंपल सा, ठीक है। तो ए हो गया। बी क्या है, हाउ डिड प्रेडिक्शन ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉजर कैम ट्रू। एस्ट्रोलॉजर का जो प्रेडिक्शन होता है, जो भविष्यवाणी होता है, वो सही कैसे साबित होते हैं। थॉट ही किल्ड द 100 टाइगर, यानी कि जब वो कहता है कि टाइगर्स जो है बेसिकली मृत्यु, ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे सच होती है, हालांकि उसने 100 बाघों को मार डाला था। अर्थात एस्ट्रोलॉजर कहता है कि 100वें बाघ की मृत्यु होगी, लेकिन उसकी कैसे ये वाणी सही होती है, जबकि टाइगर किंग ने 100वें टाइगर को मार दिया था। लेकिन हमें पता है कहानी में ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। देखिए पॉइंट आप यहाँ से पढ़ लो, मैं सीधा आपको बता के समझा देता हूँ। तो देखिए इसका मतलब ये है कि महाराजा के छोटे बेटे का जब तीसरा जन्मदिन होता है,
तो इसके लिए खिलौने की दुकान पर जाता है, एक उपहार लेके आ जाता है। ठीक है, वो खिलौने की दुकान से एक उपहार के रूप में लकड़ी का एक बाग खरीद लेता है, जो कि एक अकुशल कारीगर यानी कि ऐसे कारीगर के द्वारा बनाया जाता है जो कि अनस्किल्ड कारपेंटर होता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसकी जो सतह जो होती है वो काफी खुरदरी होती है, जिसके चारों ओर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे, जिनके चारों ओर कांटे की तरह मतलब कील जो है वो इसमें ठुकी हुई थी। फिर 4 दिनों के बाद एकदम से दम घुटने वाले घाव के रूप में विकसित हुआ और पूरे हाथ में फैल गया। सिंपल सी बात है, वो एक जब ये लेके जाता है, क्या लेके जाता है, एक लकड़ी का टाइगर। लकड़ी के टाइगर में कुछ कीलें लगी हुई होती है जो कि अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाई जाती है। तो उसकी बाजू पर वो कील लग जाती है और कील लगने की वजह से जो है वो उसमें हो जाता है, उसके शरीर में हो जाता है इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन की वजह से वो जो इन्फेक्शन है वो धीरे-धीरे करके उसके पूरे हाथ में फैल जाता है। और जो वैद्य आते हैं, वैद्य साहब जी आते हैं, वैद्य साहब के इस उनके वैद्य उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और राजा की ये मृत्यु विडंबनापूर्ण थी, लेकिन आश्चर्यचकित वाली बात नहीं थी। हालाँकि लोगों को लग रहा था कि इसने सौवे टाइगर को तो मार दिया है, लेकिन फिर भी ये मरा कैसे? तो लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, ये विडंबना है कि उसने सौवे टाइगर को मारा ही नहीं था। हमें पता है जब वो उसे मारने जा रहा था, तो जो टाइगर था वो मरा नहीं था, उसके सैनिकों ने उसे मारा था। वो डर रहे थे कि अगर हमने इसे बता दिया तो ये हमारी जॉब छीन लेगा, क्या पता हमें ही मार दे। तो सौवे बाघ को मार देने के बाद राजा जो था वो, यहाँ पे देखिए ये रहा यहाँ पे कि एक सेकंड, ये वाला पॉइंट है कि जब सौवे टाइगर को राजा मार देता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है और राजसी ज्योतिषी था उसकी भविष्यवाणी को मैंने यहाँ पे ठुकरा दिया, गलत साबित किया है। ठीक है, देन अब वह आराम से बिना किसी मृत्यु के बहकर जी सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसकी जो मृत्यु थी वो किसी शहर से नहीं हुई थी, बल्कि एक लकड़ी वाले टाइगर से हुई थी। और उसने अपने जब उसको टाइगर को मार देता है, तो टाइगर को मारने के बाद जब अंडे टाइगर को मार देता है, ये जो लाइव टाइगर होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को एक पदवी देने के संबंध में वो उसकी मूर्ति बनवाता है और जुलूस के साथ में उसके अवशेष वगैरह पे मकुड़े वगैरह बनवा देता है, ये हो जाता है। ठीक है? मौत उसके चारों ओर छिपी है और राजा इससे अनजान था कि वो जो लकड़ी का वो जो पॉइंट था वो उसे मार सकता है। ठीक है, तो यही एक विडंबना है कि एक राजा जिसने 100वें बाघ को मार डाला और निर्भीक होकर निडर होकर जी रहा था, उसकी मृत्यु किसी खूंखार, किसी अन्य जानवर, किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक लकड़ी के टाइगर ने ही कर दी थी। इस प्रकार विडंबना ये है कि मृत्यु उसके एक बाघ से ही मिली, लेकिन वो जीवित नहीं बल्कि एक लकड़ी वाला बाघ रहा। ये चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 12 में और इजीली आप इन्हें समझ भी गए होंगे। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं और जितने भी क्वेश्चन थे हमारे सेक्शन नंबर सी के, आई होप आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये आज की जो वीडियो है हमारी वो यहाँ पे हो जाती है खत्म। सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और इससे पहले आपका जो सेक्शन नंबर बी था, ठीक है ना, ये वाला पार्ट सेक्शन नंबर बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, इसको भी डिस्कस कर लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उस लिंक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।